वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि देखिए भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए भारत तो ईरान का दोस्त है। ईरान ने तो भारत के ऊपर बहुत एहसान किए हुए हैं और आपने अभी देखा कि पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि ईरान ने वहां पर कोई वायर शिप्स वगैरह लगाए हुए हैं, नहीं। ब्लॉक का मतलब ये है कि वहां कभी भी किसी तरीके की कोई मिसाइल जो है वो अटैक कर सकती है ईरान की साइड से। लेकिन उसके बावजूद भी भारत और चीन, यानी खासकर मैं भारत की यहाँ बात करूंगा तो भारत के जो वेसल्स हैं, यानी कि जो तेल और गैस लेकर के वो भारत आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में एक और नया वर्ग जो है वो उठ खड़ा हुआ है, खासकर कांग्रेसी चमचों का जो वर्ग है वो खड़ा हो चुका है कि देखिए एहसान का हमें मानना चाहिए, हमें ईरान का थैंक यू बोलना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पर तेल के टैंकर्स आ रहे हैं वो हमारे वॉरशिप्स जो है उनके साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए भारत की जो नौसेना है वो सहयोग दे रही है। इसका मतलब है कि ईरान भी ये जानता है कि अगर हमने भारत के वॉरशिप्स पर अटैक किया उसके बाद में अंजाम क्या होगा वो अच्छे से जानता है, वो अपनी भी क्षमता जानते हैं, वो तो वैसे ही पिट रहे हैं। लेकिन उनके बाद भी क्योंकि भारत के विदेश मंत्री और जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बैठक हुई थी, उनके राष्ट्रपति से भी बात हुई थी और उसके बाद में उन्होंने देखो इतना सहयोग है लेकिन वो भी जानता है कि अगर भारत के वॉरशिप्स पर अटैक होता है तो उसका अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुना हो तो उन्होंने ये कहा है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो वेस्ट की साइड मात्र 6% जो तेल है वो आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। यानी कि या तो यूरोप जो है उसको लड़ना पड़ेगा या तो चाइना जो है उसको लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अपने वॉरशिप्स जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भेजने पड़ेंगे अगर आपको अपने जो तेल टैंकर्स वगैरह जो है वो अगर वहां से पास कराने हैं। अब देखिए आज बात मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के अंदर जो ये वर्ग है जो ये खड़ा हो जाता है वो ऐसा करता क्यों है, एक तो वो। लेकिन आज इससे भी जो गहरी बात है वो ये है कि वास्तव में ईरान हमारा दोस्त है। ईरान क्या हमारा दोस्त है, आज हम ये देखने वाले हैं। देखिए आप ये भी देखेंगे कि ईरान का जो प्रोपेगेंडा है वो किस तरीका से भारत में चलता है। आप आज कश्मीर की जो समस्या है वो आप जो देखते हैं उसकी जो जड़ में है वो आपको ईरान दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप जानते हैं 1979 में ईरान के अंदर जो मुल्ला रिजीम है ये आती है और उसके बाद में यानी कि फिफ्थ एक्सोडस जो है, यानी कि फिफ्थ एक्सोडस जो है वो होता है कश्मीर के अंदर से हिंदुओं का। यानी कि जिन्हें कश्मीरी पंडित कहते हैं उनका जीनोसाइड होता है, उनका एक्सोडस होता है, वहां से लोगों को जो है गालिब रालिब और चालिब कह करके जो है वो निकाला जाता है और उनकी पूरी की पूरी जो संपत्ति है उसको छीन लिया जाता है। और ईरान के द्वारा ये पोषित था और बाद में भी आपने देखा होगा कि ईरान ने कभी भी जो है इसकी आलोचना भी नहीं की। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब 370 हटाया गया, यानी कि जब 370 हटाया गया उस समय पर भी ईरान के जो मुल्ला रिजीम है, खासकर जो अयतुल्ला खुमनई जो थे उनके द्वारा भी जो है इसकी आलोचना की गई थी। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर खासकर घाटी के अंदर की बड़ी बड़ी खुमनई की जो तस्वीरें लेकर के लोग अभी भी रोड पर निकले थे और वो पहले भी निकलते थे। यानी कि जो सिया कम्युनिटी है उसके द्वारा किस तरीका से जो जीनोसाइड किया गया हिंदुओं का कश्मीर वैली के अंदर वो भी आपने देखा। उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभी, यानी कि जब पहलगाम के अंदर निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उस समय पर भी जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन जो सिंदूर है वो लॉन्च किया गया था। और सिर्फ याद रखना भारत की सरकार कहती थी कि हमने आतंकवादी जो कैंप है सिर्फ उनको निशाना बनाया था, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो ईरान की जो मुल्ला रिजीम है इसके द्वारा जो है उसकी आलोचना की गई। यानी कि कश्मीरी जो मुसलमान है उन पर अत्याचार हो रहे हैं, ये स्टैंड था किसका, ईरान का। यानी कि ईरान का जो स्टैंड है वो हमेशा अगेंस्ट रहा है भारत के, और भारत के जो इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट रहा है। तो आप मुझे बताइए, अभी तो मैं आपको और बताने वाला हूं किस तरीका से भारत के अंदर जो प्रोपोगेंडा है उसका जो विस्तार है वो ईरान के द्वारा किया गया। भारत के अंदर आप देखोगे कि इमाम खुमनई मेमोरियल ट्रस्ट जो है इसके द्वारा किस प्रकार से भारत के अंदर ये जो अतिवादी जो यानी कि चरमपंथी जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट पैदा किया जाता है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप आपने देखा होगा कि स्थानीय धार्मिक नेतृत्व माध्यम से भारतीय मुस्लिमों की विचारधारा को जो है प्रभावित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर इनका एक आर्सेनल है, इस तरीका से जो है ये यूज करते हैं इंडियन खासकर सिया कम्युनिटी को ईरान के द्वारा। अब देखिए भारत के लिए इतना सारा जो है वो इनके द्वारा परेशानी जो है वो क्रिएट की गई, खासकर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब इन्होंने क्या कहा था, कश्मीर पर आधिकारिक रुख जो है वही है जो मैंने आपको बताया कि अयतुल्ला खुमनई जो है उन्होंने अफगानिस्तान गाजा जैसे संघर्षरत क्षेत्र जो है उसको कश्मीर से तुलना की थी। इसका मतलब है कि दुनिया से कहा था कि देखिए कश्मीर के अंदर जो इस्लाम में यानी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं इनको हस्तक्षेप करना चाहिए। मदद के नाम पर हस्तक्षेप की जो है, जैसे कि ईरान के अंदर जो है
ईरान के अंदर कश्मीर और एक इस्लामिक उम्मा का जो कर्तव्य है उसको याद दिलाया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि वहां पर जो है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए इनको जो है यानी कि दुनिया के जो मुसलमान है या मुस्लिम कंट्री है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। इतिहास को जो है अगर हम अनदेखी करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ईरान कश्मीर के पूर्व इस्लामिक इतिहास और वहां के जो सांस्कृतिक विनाश पर चुप्पी जो है हमेशा साधे रहा। आप जानते हैं कि वहां पर आप समझते होंगे कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर से हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता जो है उसको विनष्ट और नष्ट किया गया, उस पर हमेशा चुप्पी रही। और वास्तव में एक तरीका से जो मुल्ला रिजीम थी ये भारत के हित, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के हमेशा अगेंस्ट रहा। तो ये जो दोगले लोग हैं ये किस मुंह से कह सकते हैं कि भैया ईरान के साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। जिस दिन से ये अटैक हुआ था मैंने उसी दिन से, बल्कि अटैक नहीं, मैंने तो ये जनवरी, आप देखेंगे 2025 फरवरी से वीडियो बनाना शुरू किया था ईरान के ऊपर, और मैंने हमेशा इसी बात को कहा था कि ईरान का खत्म होना भारत के पक्ष में है, अमेरिका का कमजोर होना भारत के पक्ष में है। ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जितना कमजोर होगा ये मुल्ला रिजीम उतना भारत के पक्ष में है। कारण ये है कि ये भारत के अंदर जो ये 15 या 16% जो कम्युनिटी है इसको एज ए आर्सेनल देखते हैं कि देखिए भारत के अंदर जो है एक उम्मा है जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यही पाकिस्तान का ध्यान है और यही मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है उनका ध्यान है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर किस तरीका से जो इलीगल मस्जिद वगैरह है, मदरसे हैं, उनके लिए फंड किया जाता रहा है हमेशा मिडिल ईस्ट के द्वारा, या तो सऊदी अरब हो, कतर हो, या फिर ये देखिए अभी ओमान हो, या ये ईरान का ये मुल्ला रिजीम हो। उससे पहले आपने देखा होगा कि ये आपका या फिर ये सीरिया हो, इनके द्वारा हमेशा भारत को जो है अनस्टेबल करने के लिए फंडिंग होती रही है। आइए थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्न हैं जो कि आपकी सामान्य जानकारी को टेस्ट करने के लिए है। पहला देखिए, यानी क्लिफर्ड स्मिथ के विश्लेषण के अनुसार ईरान भारत में शिया मौलवियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस विशिष्ट संस्था, मैंने भी आपको वैसे बता दिया है, पहला अहल ए बैत वर्ल्ड असेंबली, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, राजकर फाउंडेशन, रजाकर फाउंडेशन ये हैदराबाद वाला, और चौथा है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स। यानी कि आपको मैंने अभी बता दिया, आंसर आपको पता होगा, यानी कि बी। आगे देखना दूसरा प्रश्न है, 8 नवंबर 2010 के अपने संदेश में अयतुल्लाह खुमैनी ने गाजा और फिलिस्तीन के साथ किस 3 अन्य क्षेत्रों को सहानुभूति और सहायता की मांग की थी? पहला यमन, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और कश्मीर, तीसरा बहरीन, सऊदी अरब, कश्मीर और सूडान, लीबिया और हैदराबाद। अब आपको पता चल गया आंसर भी, ठीक है। तो देखिए ये नहीं है, जो हमारी इंटरनल इंटीग्रिटी, हमारी इंटरनल जो अनस्टेबल करने के लिए जो भी देश कार्य करेगा उसको हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, और समय आने पर बिल्कुल उससे जो है बदला लेना होगा। और ईरान इस समय में कमजोर स्थिति में है, तो हमें बिल्कुल जो है इंटरनल कार्य करना चाहिए कि ईरान किसी भी स्थिति में जो है वो मुल्ला रिजीम तो कभी आ ही ना पाए, वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार हो और ऐसी सरकार हो जो भारत के पक्ष में हो, या भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग का ही नेचर हो। यानी कि पूरी दुनिया में आतंकवादी भी कम होगा और साथ ही साथ भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी थ्रेट्स जो है वो कम होने वाली है। हमें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, आज सिर्फ तेल और गैस के विषय में नहीं, और वैसे भी हम कितना तेल और गैस खरीद रहे हैं, और बात आती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखो उसको सिक्योर करना पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है, ईरान का वो क्षेत्र नहीं है। यानी कि आज अगर दुनिया चुप रहती है तो आने वाले समय में, फिर वो आने वाले समय में अगर ये रिजीम रिस्टोर हो जाती है दोबारा से, तो बार बार जो है ये इस पर काम करेगी, तो युद्ध तो जब भी करना पड़ेगा, तो आज कर लीजिए बाद में तो करना तो है। अब देखिए यही ट्राइंगल है, भारत हो गया, इजराइल और अमेरिका और ईरान, ये ट्राइंगल जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। भारत और वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों में अछूता नहीं रह सकता। कारण शुरू मैंने आपको बता दिया है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी तरीका का युद्ध होता है, उससे भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित होने वाली है। तो हमको जो है प्रेम से अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो अपने व्हाट्सएप लेकर के जाने ही होंगे और युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर शांति चाहिए तो युद्ध एकमात्र विकल्प बचता है, वो बाहर हो या वो अंदर हो, ये आस हो या पड़ोस हो, तो वो आप ध्यान रखना, एग्रेशन जो है वो हमेशा डिफेंस का सबसे बेहतरीन तरीका है। आगे देखना, अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न भी है जैसे क्या आप ईरान द्वारा भारत में चलाए जा रहे ऑपरेशंस का समर्थन करते हैं या फिर इजराइल और अमेरिका के साथ है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कई भारतीय इस बात से अनजान है कि परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली और चुपचाप भारत के विरुद्ध जो है वो लगातार कार्य करता रहा है ईरान, और ईरान का जो विनाश है खासकर इस मुल्ला रिजीम का, ये भारत के हित में है लॉन्ग टर्म में भी। देखिए 8 नवंबर 2010 में संदेश जिसने सबको चौंका दिया था, आज इस्लामिक उम्मा के अभिजात वर्ग का प्रमुख कर्तव्य है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और कश्मीर के राष्ट्र के साथ सहानुभूति रखें। आप सोचिए, भारत का एक अभिन्न अंग है कश्मीर, उसकी बात जो है ये अयतुल्लाह खुमैनी कर रहा था, और इसके समर्थक जो है वो भारत में छाती पीट रहे हैं। छाती खाते यहाँ का है और गाते जो है वो ईरान का है। तो सोचिए ये जो है आर्सेनल है जो कि उम्मा के नाम पर भारत के अंदर और भारत की सरकारों द्वारा पाला जाता है, और इनके नाम पर एक पार्टी है केंद्र में। सोचिए आप, जो पार्टी नंगी होकर के नाच रही है इनके लिए, तो आप सोचिए कि एज ए हिंदू सिविलाइजेशन आपके अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन्हें ये याद रखना होगा। देखिए यह केवल बयान नहीं है, ये एक स्पष्ट एजेंडा है। गाजा के साथ कश्मीर का नाम जोड़ना भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है, और जो भी लोग इसका समर्थन करते हैं वो भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं,
यानी कि भारत के संविधान में भारत की इंटीग्रिटी की बात है कि भारत की एकता और अखंडता को इंटीग्रेट करके रखना है। जबकि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं आज भारत के अंदर बैठ करके, इजराइल का या ईरान का या कोई भी देश का, जो कि भारत को इस तरीका का प्रोपोगंडा फैलाता है कि कश्मीर जो है वो भारत का नहीं बल्कि एक उम्मा का पार्ट है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए इस तरीका की होर्डिंग वगैरह आपने कश्मीर में आमतौर पर देखी होंगी। क्यों? कारण है कि भैया जहां पर शिया कम्युनिटी होगी और उन पर कंट्रोल नहीं होगा तो वहां इस तरीका की होर्डिंग आपको लगती हुई दिखाई पड़ने वाली है। श्रीनगर कश्मीर में जो है ईरान का जो प्रभाव है, उस मैंने शुरू में जो आपको बताया है, केवल विचारों तक सीमित नहीं है। ये एक होर्डिंग्स और जो बिलबोर्ड्स वगैरह आपको दिखाई पड़ेगा। और अभी तो जब इसको मारा गया तो आपने देखा होगा रोड पर किस तरीका के जो है जो छाती पीटते हुए जो वीडियो आपने देखे होंगे। ईरान का प्रभाव केवल विचार यानी कि प्रोपोगेंडा के बारे में नहीं, इसके पीछे गहरी रणनीति है। अब देखिए यहाँ पे ईरान जो है, आप जानते होंगे कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है और उसका नाम पर ही भारत के अंदर एक ट्रस्ट बना हुआ है, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट। और ये शिया कम्युनिटी यानी कि उसके जो मौलवी हैं उनको प्रशिक्षित करता है। अब सोचिए कि प्रशिक्षण क्या होगा, यानी कि जिस तरीका से कट्टरवादी यानी कि चरमपंथी विचारधारा ईरान के अंदर या ईरान की जो मुल्ला रिजिम में है, उसी तरीका का जो है कट्टरपंथ भारत के अंदर भी थोपा जाना है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि शिया कम्युनिटी में जिस तरीका की विचारधारा है, वह महिलाओं को तो इंसान ही नहीं, इंसान को इंसान नहीं माना जाता, यानी कि बहुत ही ज्यादा कट्टर विचारधारा है अपने आप में। तो शिया मौलवियों को प्रशिक्षण करने के लिए और इस पर भारतीय समाज पर जो इसके प्रभाव है, यानी कि ये शांत है क्योंकि संख्या कम है, और अगर ये भारत में संख्या इनकी बढ़ती है जहां पर भी, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा कट्टरपंथ है। तो ये देखिए, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है आने वाले समय में। ईरानी शासन भारत में सीधे पहुंच बनाने के लिए इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट का उपयोग करता है। शिया मौलवियों को प्रशिक्षण करना और कुछ भारतीय शिया मौलवी स्थानीय सुन्नी समारोह में शामिल होने के लिए ईरान मौलवियों से जो है अनुमति का अप्रूवल भी मांगते हैं। तो अब सोचिए ये क्या किस तरीका का जो मामला है भारत के अंदर चल रहा है कि जो अभी लोग बैठ के कह रहे हैं भाई उन्हें तो वोट चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उन्हें वोट चाहिए, और जो मुस्लिम खासकर जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं उनको इनका भी वोट चाहिए, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी के साथ वो खड़े हैं। लेकिन एज ए हिंदू और एज ए सनातनी सिविलाइजेशन आपको सोचना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। आज की प्याज, आज का तेल, आज की गैस ज्यादा है या आपका अस्तित्व उससे ज्यादा बेहतर है? ये विकल्प आपको लेना है, ये चुनाव आपका है, ना कि कोई और आएगा। ये तो ठीक है, वो अपनी जगह जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये विचार है आपके लिए। देखिए, यदि भारतीय मुसलमान स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रतिबद्ध है तो वह विदेशी हस्तक्षेप को क्यों सहन करता है? नहीं है। देखिए, जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि जो मुसलमान है वो उम्मा से बाहर है, नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद में ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, उम्मा स्थापित किए जाते हैं, और उसके बाद में ये जो आज का जो मॉडर्न नेशन स्टेट है ना, ये तो अब से 200-250 साल पहले की ही पैदाइश है। तो सोचिए कि ये जो पैदाइश है असलियत में तो यही है, यानी कि असलियत में तो जो आज का मॉडर्न स्टेट है वही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो दुनिया भर का जो उम्मा है, मुसलमान है, उसके दिमाग में एक काल्पनिक जो थ्योरी है वो बैठा दी गई है कि भाई उम्मा होता है। जबकि इनको अगर कहीं जाना है, अगर इन्हें ईरान जाना है, भारत के जो मुसलमान है, तो उनके लिए अलग से वीजा लगेगा, यानी कि ईरान उनके अपने अगर ये देश में घुस भी जाते हैं तो एज ए टेररिस्ट ट्रीट करके इनको मार डालेगा। लेकिन फिर भी उम्मा जो है वो जाता नहीं है दिमाग से, उम्मा का चुम्मा बड़ा गहरा है, समझिए इस बात को भी। अब दूसरी बात आती है विदेशी एजेंडे का जश्न मनाना किस प्रकार से धार्मिक उपनिवेशवाद है, और ये बात बहुत अच्छी टर्म है कि वास्तव में भारत के अंदर जिस तरीका से एक क्लेरिक के मारे जाने पर छाती पीटी गई है, इसको आप धार्मिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं। यानी कि जिस तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में एक उपनिवेशवाद बनाया गया, उसी तरीका से आज ये 57 जो ममालिक है, या पाकिस्तान हो या फिर जो भी कतर हो, ये भारत के अंदर रह रही है 15-16% इनको अपना धार्मिक उपनिवेशवाद के रूप में देखता है। अगर भारत सख्त नहीं मानेगा तो हम जो है मुस्लिम क्लिनिक्स के द्वारा जो है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा कर देंगे। तो ये सोचने की बात है, विदेशी एजेंडे का जश्न मनाना एक प्रकार का धार्मिक उपनिवेशवाद है, बिल्कुल है। ये टर्म याद रखना, यानी कि कॉलोनियल, एक तरीका से रिलीजियस कॉलोनियलिज्म। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो है भारत के अंदर चलाते रहे हैं, तो ये कोई आज की वो नहीं है। तो सोचिए कि किस तरीका से आपको कहा जा रहा है। अब बात आते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिस तरीका से हमारे जो मंदिर है, आज उनके जो खंडर है, ये दुहाई दे रहे हैं आपको इस्लामिक इन्वेजन की। देखिए, क्या कश्मीर के लोग अपने इस्लाम पूर्व यानी कि प्री इस्लामिक इतिहास को जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। ये खंडर जो तोड़े गए हैं, आज के जो मंदिर वहां पर खंडर बने खड़े हुए हैं, आप जानिए कि उनको कभी कोई कहता है कि भूत की गुफा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भूत की, यानी कि जो बड़े प्राचीन मंदिर है उनको तोड़ा गया इस्लामिक इन्वेजन के द्वारा, और आज उनको जो भूत की गुफा बताया जा रहा है। हिंदू विरासत और प्राचीन स्थलों के विनाश विध्वंस के बारे में जागरूकता की कमी है। इस्लामीकरण यानी कि इस्लामाइजेशन के क्रूर पक्ष को अक्सर जो है वो छुपाया जाता है। और ये छुपाया कैसे जाता है, ये तो मैंने अलग अलग इसमें वीडियो बनाई है। देखिए, किस तरीका से आजादी से पहले 1936 में ही किस तरीका से कांग्रेसी और कांग्रेस के जो इकोसिस्टम के द्वारा एक ऐसा जो है राइटर्स ग्रुप बनाया जाता है जहां पर ये कम्युनिस्ट और खासकर इस्लामिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो इतिहास लिख रहे थे। भारत का इतिहास किसने लिखा है? आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो किसने लिखा है? वो भारत का इतिहास लिखा है कम्युनिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने। यानी कि उन्होंने जितने भी अत्याचार भारत पे किए उसको व्हाइट वॉश करने का कार्य किया है। और ये भारत का जो है ना एक बहुत बड़ा पक्ष है कि भारत को अपना इतिहास ही नहीं पता है, आज की जनरेशन अपना इतिहास नहीं जानती है। अब देखिए, वो विचारधारा जो 7वीं शताब्दी में थी वही आज है, लेकिन इन लोगों को, खासकर भारत के जो लोग हैं, उनको जो है पूरी तरीका से ऐसा बना दिया गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसका
जो है किसका जो सपोर्ट कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं, पता ही नहीं है। देखिए, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष हमेशा होते रहे, एक्सक्लूजन, बहिष्कार, ये कट्टर मानसिकता है। कन्फ्लिक्ट, एक्सक्लूजन, वायलेंस और इंटॉलरेंस, यानी कि जो कट्टर मानसिकता भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर है, उसके चार जो है वो आपको प्रकार दिखाई पड़ेंगे। लगातार कन्फ्लिक्ट में रहते हैं पूरी दुनिया में। मुझे बताइए कि जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी हो, कहीं शांति से रह रहे हो? कहीं पर भी शांति से नहीं है। जहां पर भी है, चाइना के अंदर देख लीजिए आप, यूके के अंदर देख लीजिए, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, यानी कि नॉर्डिक कंट्री जो है वो शांत माने जाते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो कन्फ्लिक्ट आपको लगातार दिखेंगे। उसके बाद है कि आप ये जो है हलाल के नाम पर एक एक्सक्लूजन, यानी कि मदरसे हो, मस्जिद हो, या फिर ये जो हलाल के नाम पर अलग सर्टिफिकेट देकर के एक पैरेलल इकोनॉमी जो है उसको बनाने की बात हो। और देखिए, इनका पहराव जो है वो दूसरों से बिल्कुल एक्सक्लूड करता है। उसके बाद आता है वायलेंस। क्यों? कारण है इनके अंदर है इंटॉलरेंस, यानी कि आप जानते होंगे कि किस प्रकार से इनके अंदर अपनी आलोचना, सलीम वास्तविक का नाम देखा होगा कि वो एक रिफॉर्मर है, जो कि एक इस्लाम को ही मानने वाले हैं। तो वो एक रिफॉर्मर है, उनका ही जो जाकर के एसडी इन्होंने कर दिया। तो सोचिए कितनी असहिष्णुता है कि अपनी जो थोड़ी सी भी आलोचना सहने का जो है इनके अंदर क्षमता नहीं होती, और ये वायलेंस जो है वो तो आप देखते ही हैं। तो ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये जो मानसिकता है, ये तेल और गैस से कहीं ज्यादा उठ करके ऊपर है, क्योंकि ये अस्तित्व का मसला है। ऐतिहासिक संघर्ष कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट हमेशा देखे गए, और यही वह मानसिकता नहीं थी जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे से लड़े और लाखों लोग मारे गए। यानी कि पूर्व इस्लामिक अगर देखा जाए, लक्ष्य पूरी एक अधिकार सोच का परिणाम है। सांप्रदायिक मतभेद के कारण एक दूसरे में अमान्य करना ही इनकी मानसिकता का लक्षण है। इसका मतलब यही है कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो शिया सुन्नी को मुस्लिम नहीं मानते। मुस्लिम अगर आप देखोगे, अहले हदीस जो है वो इन दोनों शिया सुन्नियों को ही मुस्लिम नहीं मानता। यहां तक है कि ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उतने ही इस्लाम है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना इस्लाम जो है वो अलग है, और इतना विभेद है कि पाकिस्तान के अंदर देखिए जाकर के 72 इनके फिरके हैं, एक दूसरे से जो है लड़ रहे हैं। और भारत में बैठा हुआ एक हिंदू सोचता है कि ये जो है चचा जान है और ये भाई जान है। तो सोचिए कितना बड़ा हुआ है। अब बात आता है कि काफिर कौन है? काफिर वही है जो कि पैगंबर साहब या फिर उनमें नहीं मानता। इनका मतलब है कि जो मुसलमान मानते हैं, शिया जो मानते हैं, अगर उसको नहीं मानोगे वो भी काफिर है। जो शिया नहीं मानते, जो शिया मानते हैं, उसको अगर आप नहीं मानोगे तो भी आप काफिर है। काफिर कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है, कहता है कि मैं मुसलमान हूं, अगर वो जो है इनके आइडियोलॉजी में नहीं मानता, इनके जो पैगंबर है उन्हें नहीं मानता, इसका मतलब है वो काफिर है। अगर वो काफिर है तो फिर क्या होगा? काफिर है तो भाई उसको निपटाना क्या है? जायज है। यानी कि काफिर को मारना सवाब है, ऐसा समझिए आप। तो काफिर को जो है निपटाना है। और ये तो आप देखेंगे कि शायद 9-5 में भी आप देखेंगे तो ये बात तो आती है ही। तो देखिए, बहुत सारा है, अब तो सब कुछ गूगल पे है, सब कुछ सुन्ना.com पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो अब वैसे भी डाल दोगे ना आप कि भाई कितनी काफिर से रिलेटेड जो है क्या करना है। तो काफिर को जो है खत्म करना हो, या काफिर को जो है एक मुशरिक हो, या फिर उसको निपटा करके इस्लाम में बनाना हो, ये सारे के सारे कार्य क्या है? सवाब के कार्य। इसका मतलब है जन्नत मिल सकती है। प्रभाव की प्रतिस्पर्धा, ईरान शिया बहुल और अन्य गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए चलाई जाते हैं। मैंने ये आपको शुरू में बताया है। अब देखिए, कुछ घंटे के, दिनों या दशक के लिए रुक सकता है, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता। मैंने भी देखो इसमें कितनी सारी वीडियो पहले भी बनाई है, और मैंने आपको ये बताया है कि जिस तरीका से आज आप मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध देख रहे हैं, उस तरीका से युद्ध आगे भी होते रहेंगे। ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। कारण ये है कि दुनिया ये दिखाती हो कि ये थ्रेट परसेप्शन के लिए युद्ध है, या फिर ये जो रिसोर्सेज, जो देखो रिसोर्सेज जो है वो एक कारण है, लेकिन वही कारण है ये नहीं है। कारण ये है कि ये सारे के सारी जो है युद्ध आज भी जो चल रहे हैं, ये सिविलाइजेशनल वार हैं। और अगर देखें, खासकर मिडिल ईस्ट, और मैं क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच की बात कर रहा हूं, लेकिन जब ये युद्ध जो है वो साउथ चाइना सी और चाइना के बीच होगा, उस समय पर ये परसेप्शन और थ्रेट परसेप्शन और अपने ताज को छीनने का होगा। तो अधिकांश जो युद्ध हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशनल वार। आज जो युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा कि किस तरीका से जो अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अपनी बाजू पर काफिर, मैं काफिर हूं, इस तरीका के जो बेज है वो लगा करके युद्ध लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो युद्ध जो है रिसोर्सेज का तो है, लेकिन साथ ही साथ वो सिविलाइजेशनल युद्ध भी है। आगे देखेंगे, विश्व के कश्मीर से बचे हुए हिंदुओं के साथ क्रूर व्यवहार का अध्ययन जो है वो करना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उससे, क्योंकि कमजोर की कोई नहीं सुनता। इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा गया है। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पर सुनवाई करने से मना कर चुका, कह चुका कि देखिए ये तो गड़े हुए मुर्दे हैं, अभी बहुत प्राचीन हो चुका है, इस पर काहे की बात उठानी है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा कि वक्फ पर भी जो है बात करता है। वही सुप्रीम कोर्ट बहुत पुरानी पुरानी, यानी कि आप सोचिए कास्टिसिज्म जो है हजारों सालों से हुआ है, उस पर बात कर सकता है। लेकिन अभी जो 1990 है, यानी कि मात्र 33-35 साल पहले ही जो ये हुआ है, इसको कहता है कि बहुत प्राचीन है, काहे की बात करनी है। तो अब सोचिए, कमजोर की कभी कोई नहीं सुनता, कमजोर का कोई नहीं होता। इसी तरीका से लोग कहते हैं ना कि भैया कमजोर का कोई नहीं। तो आप समझिए, अगर आप कमजोर हैं तो आपको कोई नहीं सुनेगा। और ये जो मेंटेलिटी है, हमको इससे सतर्क रहना होगा। अगर नहीं रहते तो आप समझिए कि आपके लिए, आपकी सिविलाइजेशन के लिए थ्रेट परसेप्शन है। ईरान का लक्ष्य भारत, विशेषकर कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करना। खमनेई का संदेश, कश्मीर के गाजा के समान घेराबंदी। इसका मतलब यही है कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है वो कश्मीर का समर्थन करें और उसकी घेराबंदी करें। देखिए, प्रोपेगेंडा, यानी कि बिलबोर्ड्स और इमाम खुमनेई मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा भारत में जो शिया कम्युनिटी है उसके अंदर कट्टरता फैलाना, एकाधिकारवादी कट्टर मानसिकता को अस्वीकार कर देना है, ये भारत का समाधान होना है। क्या
अगर भारत को चाहिए तो भैया इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अगर नहीं तो आज नहीं तो कल ये आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। जो 2 प्रश्न मैंने पूछे थे, मैंने जैसा वहीं पे बता दिया था, पहले का आंसर है बी, यानी कि इमाम खुमनी मेमोरियल ट्रस्ट। क्लिफवर्ड स्मिथ के अनुसार इसी संस्था का उपयोग कर शिया मौलवियों को प्रशिक्षित करने और भारतीय समाज में पेट बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा मैंने बता दिया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और कश्मीर। 8 नवंबर 2010 के संदेश में खुमनई ने स्पष्ट रूप से कश्मीर को इन युद्धग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल किया था। तो यही है। अब देखिए कि किस प्रकार से जो भारत के अंदर जो लोग बैठे हैं वो किस तरीका से भारत के ही संविधान, अच्छा कहते हैं कि भारत के संविधान को बचाओ, ये संविधान बचाएंगे, यानी कि जो संविधान का उल्लंघन करते हैं वो कैसे संविधान बचाएंगे, इसका मतलब है कि वो भारत की जो हिंदू कम्युनिटी है उसको मूर्ख समझते हैं, और वास्तव में ऐसा दिखता भी है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।